एक समय था जब बच्चों से लेकर बड़ों के हाथ में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, और ये कोई बहुत सदियों पुरानी बात नहीं है। इनफैक्ट जब मैं पैदा हुई थी तब देश में इंटरनेट आया भी नहीं था और ना ही लोगों के पास मोबाइल फोन था। मुझे याद है तब अगर किसी दोस्त को या रिश्तेदार को फोन करना होता था, फोन मिलाना होता था, तो हमारे मम्मी पापा वो नंबर याद रखते थे, उन्हें याद रहता था नंबर। किसी डायरी या फिर डायरेक्टरी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अगर अब मैं बोलूं कि अपने पड़ोसी या कोई खास दोस्त का नंबर मिलाइए, तो गारंटी है आपको वो नंबर याद नहीं होगा। आजकल अगर कोई आपको फोन नंबर मिलाना है तो आप उसे सबसे पहले अपने फोन के जो कॉन्टैक्ट्स है उसमें ढूंढते हैं। गिन के आपको 2 से 4 लोगों के नंबर ही याद होंगे। और इस बात पर मेरा ध्यान तब गया जब मुझे एहसास हुआ कि ना तो मेरी मम्मी और ना ही मेरे बेस्ट फ्रेंड को मेरा नंबर याद है, बल्कि इन फोन पर मेरी सबसे ज्यादा बात इन्हीं दोनों से होती है। और बात सिर्फ फोन नंबर की नहीं है। फर्ज कीजिए कि आपको कुछ याद करना है, मतलब आप किसी गाने के बोल याद कर रहे हैं, कोई शब्द याद कर रहे हैं, या फिर कोई डेट याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो आपको याद ही नहीं आ रही। ऐसे में आप अपने दिमाग पर जोर नहीं डालते हैं, बल्कि 2 सेकंड के अंदर वो चीज़ गूगल पर सर्च कर लेते हैं। हाथ के हाथ आपको आपका जवाब मिल जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें बुराई क्या है, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। सही बात है, अच्छे दिन आए तो हैं, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी के। आपको एहसास भी नहीं है पर आपका ब्रेन कमज़ोर पड़ रहा है। ऐसा हम नहीं, खुद डॉक्टर्स कहते हैं। आपने डिमेंशिया का नाम तो सुना ही होगा, उसके बारे में आपको पता होगा। इसमें लोग चीज़ें भूलने लगते हैं, पर आजकल टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोगों को डिजिटल डिमेंशिया हो गया है। ये एक वाजिब परेशानी है। डिजिटल डिमेंशिया के चलते इंसान की चीज़ों को याद रख पाने की क्षमता एकदम कम हो गई है। यकीन नहीं आता? सुनिए डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। डिमेंशिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के कम हो जाने की वजह से होती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी ज्ञान संबंधी कौशल, जिसमें याददाश्त, समझ-बूझ, भाषा, इन सब चीज़ों का ज्ञान शामिल होता है। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं की डिजेनरेशन या कमज़ोरी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है, जो कि अल्ज़ाइमर्स जैसी तकलीफ़ों में देखा गया है। वैस्कुलर डिमेंशियाज़ भी होते हैं। आज की डेट में डिजिटल डिमेंशिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह इंटरनेट आदि उपकरणों के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होता है। मैनफ्रेड स्पिट्ज़र वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डिजिटल डिमेंशिया टर्म को कॉइन किया है। ये शब्द हमारी क्लिनिकल उपयोग में आने लगा है, क्योंकि आजकल की स्थिति ऐसी है जिसमें हम ज़्यादातर अपने मस्तिष्क के कार्य उपकरणों से कराते हैं। हमें यदि कुछ याद करना होता है तो हम फ़ोन में देखते हैं या स्टोर करते हैं। यदि हमें कुछ ढूँढना होता है तो हम गूगल पे सर्च करते हैं। जो चीज़ें हमें पता भी हैं, उन चीज़ को हम अगर इमीडिएटली रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। माना गया है कि ऐसा करने से हमारे मस्तिष्क की जो उपयोगिता है वो कम होती चली जा रही है, और जब किसी चीज़ का यूज़ कम होता है तो वो चीज़ कमज़ोर होने लग जाती है, शिथिल होने लग जाती है। स्पिट्ज़र का प्रस्ताव है कि प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यूज़ की वजह से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के पाथवेज़ हैं, वो कम यूज़ हो रहे हैं। इन पाथवेज़ के कम यूज़ होने की वजह से एक तरीके से असंतुलित प्रभाव पड़ रहा है दिमाग की डेवलपमेंट पे। खासकर बच्चों में और यंग एडल्ट्स में, जहाँ दिमाग अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है, वहाँ पे इम्बैलेंस आने की वजह से राइट और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन की एक्टिविटीज़ में असंतुलन आ रहा है, इम्बैलेंस आ रहा है। 2012 में इस शब्द के कॉमन यूज़ में आने के बाद डिजिटल डिमेंशिया के लक्षणों को बायोसाइकोसोशल रिसर्च के माध्यम से इकट्ठा किया गया है। इन लक्षणों में शारीरिक तौर पे झुका हुआ पोस्चर, जिसको स्लाउच्ड पोस्चर कहते हैं, वो ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके साथ साथ चीज़ों पे ध्यान ना दे पाना, अटेंशन कंसंट्रेशन कम रहना, मेमोरी में डिस्टर्बेंस आना, छोटी छोटी चीज़ों को लोकेट या याद करने की जब हम कोशिश करते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाना, और उसके चलते गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, बेचैनी और उदासी के लक्षण देखे जा रहे हैं। इन सब के चलते बॉडी की मूवमेंट भी कम हो रही है। लोग फिज़िकल एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की जो
आमतौर पे जो मांसपेशियों की क्षमता होती है वो घट रही है, और उनके घटने की वजह से भी कई तरह की शारीरिक परेशानियां पैदा हो रही हैं। ये सब के सब लक्षण डिजिटल डिमेंशिया के लक्षणों में गिने जाते हैं। कम उम्र के बच्चे भी आजकल कैलकुलेशंस के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट रिलेटेड उपकरणों का यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो कि इस तरह की प्रोसेसेस जिसमें फैक्ट फाइंडिंग या लीनियर थिंकिंग इन एक्टिविटीज़ को करता है, वो लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके मुकाबले राइट साइड ऑफ ब्रेन, जो कि इमेजिनेटिव, भावनात्मक, कल्पनाशील, सहज एक्टिविटीज़ को करता है, उसमें एक्टिविटी कम होती है। इसके चलते कंसंट्रेशन, चीज़ों पे ध्यान देना, मेमोरी, याददाश्त, रीसेंट मेमोरी फंक्शन, जो कि इमीडिएटली जो चीज़ हम फोकस करते हैं उसको हम रिटेन करते हैं और वो मेमोरी बनती है, ये सारी एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं। साथ ही साथ हमारा भावनात्मक संतुलन भी जा रहा है, जिसकी वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव, ये भी डिजिटल डिमेंशिया के लक्षणों में गिने जा रहे हैं। बच्चों के मस्तिष्क की डेवलपमेंट की बात करें तो जो एक्टिविटीज़ जैसे कि चीज़ों को याद करना, कैलकुलेशंस करना, रीडिंग करना, पढ़ाई करना, ये प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी होती हैं मस्तिष्क की डेवलपमेंट के लिए। और अब क्योंकि ये प्रोसेसेस इंसान या बच्चा खुद करने की बजाय दूसरी चीज़ों से करवा रहा है, चाहे कैलकुलेटर के यूज़ से कर रहा है या मोबाइल पे वर्ड सर्च के माध्यम से कर रहा है, तो उसकी वजह से बच्चों के मस्तिष्क की डेवलपमेंट पे काफ़ी असर पड़ रहा है और एक तरह का असंतुलन पैदा होता जा रहा है। डेवलपमेंटल डिलेज, लैंग्वेज की फॉर्मेशन में डिलेज भी डिजिटल डिमेंशिया के लक्षण हो सकते हैं। यदि डिजिटल डिमेंशिया से बचना है तो इसके कारण पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कारण है कि हम इंटरनेट आदि से रिलेटेड उपकरणों का ओवर यूज़ कर रहे हैं, उनका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। यदि हम अपने दिमाग की एक्सरसाइज करेंगे तो माना जाता है कि हम डिजिटल डिमेंशिया के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। वो कैसे किया जाए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगर कुछ याद करना चाहते हैं या हमें किसी कोई नाम याद नहीं आ रहा है या कोई वर्ड का मीनिंग याद नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली सर्च करने की बजाय हम अपने आप को समय दें ताकि हम उसे अपने दिमाग के थ्रू रिकॉल कर सकें। इसी तरीके से दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो माइंड की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, जो माइंड गेम्स रहते हैं, सुडोकू आदि रहता है, उसको करने से भी मस्तिष्क की एक्सरसाइज होती है। तीसरा, किताब पढ़ना। इंस्टेड कि हम इंटरनेट पे कुछ पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे हाइपर टेक्स्ट वगैरह होते हैं जिससे हमारा ध्यान भंग होता है, नॉर्मल किताब, प्रिंटेड बुक्स को पढ़ना डिजिटल डिमेंशिया से बचाने में हेल्पफुल हो सकता है। नई भाषा सीखना, नई लैंग्वेज सीखना ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, नए साइनेप्सिस, नई कोशिकाओं को जन्म देता है ताकि ब्रेन की एक्टिविटी ऑप्टिमल हो सके। तो डिजिटल डिमेंशिया है ये, अब समझ में आया। स्कूल में इतने बड़े बड़े चैप्टर याद हो जाते थे और अब 5-10 लाइन याद करने में या फिर कोई भी चीज रिकॉल करने में नानी याद आ जाती है। टेक्नोलॉजी सही चीज है, बड़े काम की है, पर अगर हमने अपने दिमाग के हिस्से का सारा काम मशीन या फिर इंटरनेट को दे दिया तो दिमाग क्या करेगा? हमने तो हमेशा यही सुना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए आज से छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करते हैं। जब कोई चीज तुरंत याद नहीं आ रही है तो उसे गूगल करने के बजाय दिमाग को थोड़ा टाइम दीजिए, याद आ जाएगी। सब आखिर है यहीं पर। तो जो टिप्स आपने अभी सुनी है उन्हें ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या प्रेगनेंसी के दौरान पेट में मरोड़ उठना, दर्द होना या फिर स्पॉटिंग होना मिसकैरेज के लक्षण हैं। अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग का मतलब होता है मिसकैरेज, पर यह हमेशा सच नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान स्पॉटिंग भी होती है, यानी पीरियड ब्लड आता है और ये एकदम नॉर्मल है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मिसकैरेज हुआ है या आपको नॉर्मल स्पॉटिंग हो रही है? डॉक्टर्स की माने तो अक्सर पहला साइन ब्लीडिंग ही होता है, पर हर तरह की ब्लीडिंग मिसकैरेज का संदेश नहीं होती। ये पहले ट्राइमेस्टर में बहुत ही आम है,
इसका मतलब हुआ प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते। अगर मरोड़ हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, आपका मिसकैरेज नहीं हुआ है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका गर्भाशय साइज में बढ़ रहा है, खिंचाव की वजह से आपको दर्द हो रहा है। पर अगर ये दर्द काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल पीरियड में जितना होता है उससे ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, खासतौर पर अगर आपको बैक में भी दर्द हो रहा है। दूसरी बात, अगर दर्द हो रहा है पर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसका क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में बहुत कुछ हो रहा होता है, इसलिए अलग अलग तरह का दर्द उठता है। ये ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे कोई खंजर घोंप रहा है या फिर हल्की सिरसिराहट। जब गर्भाशय खिंचता है तो आसपास के जो अंदरूनी अंग हैं वो अपनी जगह से हिलते हैं। ये दर्द इस वजह से होता है। कभी कभी ये दर्द ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये काफ़ी आम है, पर जिस तरह के दर्द के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मल है, ऐसा मिसकैरेज में नहीं होता। पर हाँ, ये पक्का करने के लिए डॉक्टर से मिलना बेहद ज़रूरी है, तो आप मिल ज़रूर लीजिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए सलाद के तौर पर मूली खाने के फायदे। हम लोग अक्सर सलाद में मूली खाते हैं। कई लोगों को इसकी सब्जी भी खाना पसंद है। अब ये सिर्फ खाने में टेस्ट नहीं देती है, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। मूली के फायदों के बारे में समझने के लिए हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट दीक्षा छाबड़ा से। दीक्षा छाबड़ा बताती हैं कि मूली में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, आयरन होता है, विटामिन बी होता है। इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम होता है। ये विटामिन और मिनरल्स आपकी सेहत को और बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। मूली डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है, इसलिए डाइजेशन को इम्प्रूव भी करती है। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तो मूली को रोज़ अपने खाने में शामिल करें। इससे डाइजेस्टिव इश्यूज से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।